हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा न्यू चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा? बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, क्या होता है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट इन बिटवीन टू और मोर एटम और आयन टू कंबाइन देम टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल और क्रिस्टल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। क्या होता है? दो या दो से ज्यादा एटम्स या आयंस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, इसके फलस्वरूप स्टेबल मॉलिक्यूल बने या क्रिस्टल बने। जब एटम्स होंगे तो क्या फॉर्म होगा? मॉलिक्यूल बनेगा। और जब आयंस के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है तो क्रिस्टल फॉर्म होता है, और यह कहलाता है क्या? केमिकल बॉन्ड। क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्ड। और बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक फिनोमेना है। कौन सा फिनोमेना है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कौन सा फिनोमेना होता है? जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो क्या होता है? एक्सोथर्मिक फिनोमेना। क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी तभी सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यानी बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनेगा। ऐसा इसलिए होगा, इसको समझिए भाई। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो जब आपको उस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको। किसके लिए? ब्रेक करने के लिए। तो जितना ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज्यादा बॉन्ड आपका क्या होगा? स्ट्रांग होगा। ओके, इसीलिए हमने बताया कि बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक अर्थ, और इसके लिए जो डेल्टा एच है वो क्या होता है? वो होता है निगेटिव। निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक फिनोमेना। ठीक, अब और बड़े क्या ध्यान रखना है आपको? ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी जो वैलेंस है, जो किसी भी एटम के आउटर मोशन को क्या बोलते हैं? वैलेंस बोलते हैं। सिर्फ उस सेल का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसमें पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसके मतलब किसी भी एटम की वैलेंसी कौन डिसाइड करेगा? वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन। तो ये बता बेटा आपको, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, हेंस दे डिसाइड द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कौन डिसाइड करता है? उसके वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। अब मुद्दा यह आता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता क्यों। इसके लिए दो थ्योरी दी गई है। पहली थ्योरी यह है जो कहती है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोई भी एटम बॉन्ड फॉर्मेशन करता है टू डिक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, अपनी क्षतिज ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को कम करने के लिए वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। तो हम इन दोनों कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है। ओके बेटा, तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। इसमें क्या होता है? व्हेन टोटल अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स। यानी क्या होगा? जो आपका अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो? ग्रेटर हो जाए किससे? रिपल्सिव फोर्स से। तो उससे होगा क्या? उससे क्या होगा बेटा? कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी एटम्स की वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, इसका मतलब एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी ज्यादा ही बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। लेकिन बेटा एक ऐसा स्थिति आएगी जब एटम की पोटेंशियल घटते घटते क्या मिनिमम वैल्यू पे आ जाएगी, उससे ज्यादा आप अट्रैक्शन फोर्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन उनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। और इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन काम करेगा। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है जहां पर अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है, और उसके बाद यदि हम फर्दर यदि करीब लाते हैं तो रिपल्सन होगा, वह मिनिमम डिस्टेंस कहलाता है क्या? बॉन्ड लेंथ। क्या कहलाता है? बॉन्ड लेंथ। और जो एनर्जी जहां से मतलब एटम्स थे कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बने, जितनी एनर्जी रिलीज हुई या कहें जितना पोटेंशियल डिक्रीज हुई इनिशियल से, वह कहलाती है क्या? बॉन्ड एनर्जी। उसको हमने फिगर की मदद समझाया है। बेटा ये आपका है, ये आपका इधर आपका है बेटा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बेटा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। देखिए बेटा इसे लिखा है आपको। ये आपका एटम है, ये और ये एटम है, पहले दूर दूर है, फिर क्या हो रहा है? ये लोग जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? करीब आ रहा है। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा तो मतलब अपनी पोटेंशियल क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। एक बढ़ते बढ़ते इस जगह पर आ गए, यहाँ बेटा क्या है? इनके बीच में अट्रैक्शन मैक्सिमम है। क्या बेटा? अट्रैक्शन मैक्सिमम। इसके बाद यदि अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा? यदि इससे और करीब आएंगे तो अब न्यूक्लियस के प्रोटॉन में रिपल्सन होगा और अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? फिर इससे इसके फोर्स क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ पर क्या होगा? डिक्रीज हुई, इसके बाद अट्रैक्शन मतलब यदि करीब आएंगे तो पोटेंशियल क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसके मतलब यहाँ पर अट्रैक्शन मैक्सिमम और रिपल्सन मिनिमम इस जगह पर। इसीलिए जो एनर्जी डिक्रीज हुई है वो क्या है? कि बॉन्ड एनर्जी। क्या बेटा? बॉन्ड एनर्जी। और सबसे यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट यही है
कोई भी एटम बॉन्ड फॉर्मेशन करता है टू डिक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है बॉन्ड फॉर्मेशन का, टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। ये आपने खूब सुन रखा होगा ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल के नाम से। यानी कोई भी एटम कंबाइन इसलिए करता है या बॉन्ड फॉर्मेशन इसलिए करता है क्योंकि वह ऑक्टेट मतलब कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है या कर है, तो नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन प्राप्त करना चाहता है। ओके बेटा, तो इसे किसने दिया? अकॉर्डिंग टू लुईस एंड कॉसेल, एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल हैव टेंडेंसी टू एक्वायर नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन बाय, कैसे बेटा? या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि कोई भी एटम जिसके वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, वह इलेक्ट्रॉन या तो लॉस करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके या इलेक्ट्रॉनों की आपस में शेयरिंग करके क्या करना चाहता है? वह नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन पाना चाहता है। और जब उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है तो इसी रूल को क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल कहते हैं। लेकिन आपको ऐसे पता है, ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल नोन है जिनमें के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, या लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है या मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं। तो वहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? वहां ये कॉन्सेप्ट लगता है टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो हम लोग बात करेंगे कि वो कौन से मॉलिक्यूल हैं जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते, या तो उसमें उनके सेंट्रल एटम में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। इसकी बात हम करेंगे और आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इन सब की बात करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आपको इसका आइडिया होना चाहिए। कॉपी करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। कॉपी करिए बेटा आपने। बड़े इससे पहले हमारे चैनल पर जीआईसी लेक्चर और पीजी केमिस्ट्री के 2 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसे पढ़िए क्योंकि वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके साथ ही उसमें आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से प्रीवियस ईयर में पूछे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, उन सबको आप देखकर अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करें। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट। भाई वो कंपाउंड्स जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते, तो उसमें बड़ा क्या कंडीशन है? 2 कंडीशन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। और दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स, और इसको बोलते हैं हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड? ये होते हैं बेटा कंपाउंड्स इन विच, वो कंपाउंड्स इन विच central atoms have compounds in which central atoms have less than compounds in which central atom have less than 8 electron compound in which central atom have less than 8 electron in their valence shell, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनके सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में क्या होता है बेटा? 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है बेटा? 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। बड़ा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं
तो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, 8 से कम है तो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। और इसके साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, दे एक्ट एज लुईस एसिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे एक्ट एज लुईस एसिड, दे एक्ट एज लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होता है, लुईस एसिड वो चीज है जो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर होते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर होते हैं, क्योंकि यहां बोला गया कि उसके वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो वो क्या करता है, लोन पे एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है। कैसे, देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल क्या है इसका, बोरॉन का ट्राई हैलाइड, एक्स मतलब हैलोजन, यानी BCl3, BF3, BBr3, Bi3, इधर क्या हुआ, बोरॉन ट्राई हैलाइड्स, और B2H6, ये क्या बेटा, डाई बोरेन, क्या इसका नाम, डाई बोरेन, या H3BO3 ऑर्थो बोरिक एसिड, या फिर आपका BCl2 AlCl3 एटसेट्रा। तो क्या होगा, ये सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हैं और ये बिहेव करते हैं एज अ लुईस एसिड, मतलब ये इनके स्टैंडर्ड मतलब इनके स्टैंडर्ड का ऑक्टेट पूरा नहीं है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड या हाइपर वैलेंट कंपाउंड। इसमें क्या होगा, इसमें है, आपको ध्यान रखना है, इसमें कंपाउंड्स in which central atoms have more than 8 electron in their valence shell, and they are generally third period onward elements which extend their valency due to presence of D orbital। ओके बेटा, क्या बेटा, ये वो कंपाउंड है जिनके सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता बेटा क्योंकि इनमें जो सेंट्रल एटम हो ज्यादातर कौन होता है, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड के एलिमेंट्स होते हैं। और आपको पता है थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स या फोर्थ फिफ्थ के पीरियड के एलिमेंट्स में क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है, जिससे क्या करते हैं, वो अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर सकते हैं, एग्जांपल इसके हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, जैसे PCl5, बट इसमें क्या होता है, फास्फोरस का 5 और एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग देगा, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है सेंटर के पास कितने होते हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10, कितने होते हैं, 10, 8 से ज्यादा है। साथ ही SF6 देखो ना, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर के 6 और 6 आपको फ्लोरीन से शेयरिंग में मिले, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 12 एंड सो ऑन। तो ये हाइपरवैलेंट वो कंपाउंड्स हैं जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वो कंपाउंड है जिनमें 8 से कम होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम ऑफ कंपाउंड। ओके बेटा, इसे कॉपी कर लीजिए, तो अगर हम करते हैं फिर हम एक एक करके इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें, क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं, उन सब की बात हम करेंगे। आप उसे कॉपी कर लीजिए।
आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और यदि आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेक्चर्स अपलोड के अपडेट्स मिलते रहें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। कोई बड़ी देर का हम लोग डिस्कस करते हैं। आप कुछ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एग्जाम कंपाउंड के एग्जांपल लेते हैं जिनमें क्वेश्चंस बनते हैं। पहले देखिए, आप हम बात कर रहे हैं ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरॉन। बहुत क्वेश्चन बेटा इस पर बनता है, कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स पहचानने में आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड कौन कौन से हैं, उसमें ये एग्जाम्पल के रूप में होगा। फिर इनमें पूछा जाता है कि लुईस एसिड का स्ट्रेंथ क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो हम पहले उसी की बात करते हैं। बोरॉन के बेटा 4 ट्राइहाइड हुए बाई BF3, BCl3, BBr3 और BR3। बहुत ध्यान समझिए बेटा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होगा, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो चीज़ें ना पता हो, यदि पता भी है तो रिवाइज हो जाए, यदि नहीं पता तो आप कुछ नई चीज़ें सीख जाए। ओके बेटा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड और बोरॉन ट्राइआयोडाइड की हम जनरली बात करें तो ये होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइज। क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। दूसरा इनका ज्योमेट्री है ट्राई गोनल प्लेनर। क्या होता है शेप? ट्राइगोनल प्लेनर। शेप और ज्योमेट्री दोनों ही ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तीसरा ये क्या है बेटा? लुईस एसिड है। क्या है? लुईस एसिड। ओके, पूछे आपसे 6 इलेक्ट्रॉन है इनके पास। कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रोडम। सेंट्रोडम बात करते हैं, सेंट्रोडम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई तीनों के लिए। क्या 6 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास होते हैं वैलेंस में, उसके तीनों मतलब चारों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री और शेप है इनका, और लुईस एसिड है। अब मुद्दा ये आता है कि इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, यानी कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। देखिए, पहले नजर में आपको क्या लगेगा कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा वो बोरॉन से की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी बोरॉन आपका हो गया ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो आपको लगेगा कि BF3 इज मोर एसिडिक। लेकिन होता ऐसा नहीं होता। जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो पहले ध्यान रखिए, क्योंकि इस पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। वो ये है BF3 सबसे वीक एसिड है। BF3 सबसे वीक एसिड है, ध्यान रखिए। उससे स्ट्रॉन्ग है BCl3, उससे स्ट्रॉन्ग है BBr3, और इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग है BI3। इनसे पूछा जाए, देकर चारों का ऑप्शन, पूछे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा बोरॉन ट्राइहैलाइड्स में, मोस्ट एसिडिक कौन है, थोड़ा मोस्ट एसिडिक आपका है बोरॉन ट्राइआयोडाइड। कौन है बेटा? बोरॉन ट्राइआयोडाइड। और आपसे पूछे सबसे वीक एसिड कौन होगा, तो होगा आपका बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ओके बेटा, क्यों ऐसा होता है तो आपको ध्यान रखना है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ओके, पहले समझिए ध्यान से, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ऐसा क्यों, ये ट्रेंड क्यों है, उसकी वजह है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। अभी थोड़ा ध्यान रखना है आपको, बैक बॉन्डिंग होती क्या है पहले ये समझ लीजिए, फिर आपको हम फिगर बना के हर चीज अच्छे से समझाएंगे और आपको समझ में आएगी ऐसा क्यों है। पहले तो बैक बॉन्डिंग जिसने पता है ठीक है, वरना पहली बार सुनना है समझिए। बैक बॉन्डिंग क्या होता है? बैक बॉन्डिंग occurs
in fulfilled occurs between fulfilled orbital and vacant orbitals. Back bonding occurs between fulfilled orbitals and vacant orbitals which have same energy and सेम एक्सेस। ये चीज ध्यान रखना है, एनर्जी सेम होना चाहिए, यानी पी और पी में ऐसा नहीं, पी और डी में नहीं होगा, लेकिन बैक बॉन्डिंग कमजोर होगी। तो 2p है तो बैक बॉन्डिंग, यानी 2p आपका फील्ड, 2p वैकेंट, बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी। 2p आपका फील्ड, 3p वैकेंट, यानी अलग अलग आपका होगा तो बैक बॉन्डिंग कमजोर होगी। पहले बैक बॉन्डिंग होती क्या बेटा, एक आपका फील्ड ऑर्बिटल होगा जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, दूसरा आपका वैकेंट ऑर्बिटल होगा, और दोनों क्या होना चाहिए, सेम एक्सेस के होना चाहिए, तो होगी बैक बॉन्डिंग। यहाँ पर जो इफेक्ट है जिसकी वजह से आपका ये एसिडिक्शन का ऑर्डर है, वह रीजन है बैक बॉन्डिंग का। कैसे हो रही है इसकी बात हम करेंगे, या बैक बॉन्डिंग क्या फर्क डालेगा, इस सब की बात हम करेंगे बेटा। पहले से कॉपी कर लीजिए, इसके बाद आपने कॉपी कर लिया बेटा, इसको मिटा दें तो आपको समझाते हैं कि बैक बॉन्डिंग कैसे हो रही है बोरॉन ट्राईहैलाइड्स में, या सबसे अधिक बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ किस में है, और उससे क्या क्या प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टीज में चेंज पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कैसे बनती है सब भी, तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे। बस आप वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि होता क्या है लोग वीडियो बढ़ाकर देखते हैं तो उससे चीजें कुछ ना कुछ मिस हो जाती हैं, लगता है ये चीज मुझे आती है, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, आती है तो दोबारा देखिए, क्योंकि आप यदि कोई चीज देखते हैं तो आपको जहन में अच्छे से और बढ़िया से आ जाती है। आइए हम बात करते हैं, तो बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ की बात करें, बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ की बात करें, किसमें सबसे ज्यादा है, तो देखिए बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है BF3 में सबसे ज्यादा, BCl3 में उससे कम, BBr3 में उससे कम, और BI3 में सबसे कम। यदि हम प्रॉपरली करें, इन दोनों होती भी है, इसमें बैक बॉन्डिंग होती भी नहीं है, सबसे ज्यादा इसमें है। तो बैक बॉन्डिंग क्या बड़ा है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से मिल जा रहा है, 3 फ्लोरीन है, इसीलिए आपका BF3 में बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बैक बॉन्डिंग से कम हो गई तो ये आपका ओवरऑल इलेक्ट्रॉन इसकी एक्सेप्ट करने की इच्छा क्या हो गई, कम हो गई, इसीलिए आपका यह वीक एसिड है, इसीलिए BF3 क्या है, वीक एसिड है। इसमें बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इसके कंपेयर में कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा, इसकी बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की इच्छा BF3 से ज्यादा है। इसमें बैक बॉन्डिंग और कम, तो लोन पे एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी और ज्यादा है। इसमें बैक बॉन्डिंग होती ही नहीं है तो लोन पे एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, इसीलिए BI3 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि यहाँ बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, इसीलिए आपका सबसे वीक एसिड है, क्योंकि इसका लोन पे एक्सेप्ट करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। चलो हम लोग देखते हैं, इसी की बात करते हैं बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की, बहुत ध्यान समझिए भाई। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, यानी ट्राइगोनल प्लेनर इसका शेप होगा। ओके बेटा, ओके ये होगा, ये आपको इस तरह बना रखा है, ये बॉन्ड एंगल 120, ये भी 120, ये भी 120, तो इसको नॉर्मल बना दें ताकि आपको लगे सर 20 दिख नहीं रहा है। अब ठीक है, अभी थोड़ा कम लग रहा था। ओके देखिए बोरॉन में क्या था बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। बोरॉन ने क्या किया, इसको यदि हम और थोड़ा एलिब्रेट करें तो बोरॉन का आपका ये है 2s 2p, इतना बेटा, ये दोनों हाइब्रिडाइज हुए, तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो फॉर्म हुआ, यदि इसकी बात करें तो ये sp2 फॉर्म हुआ, और आपका एक p जो है ये क्या है, वैकेंट है। क्या बेटा, एक p आपका वैकेंट है। 3 ये जो 100 थे, एक स्टूडेंट से इससे क्या हो गया, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना दिया, और इसके पास अभी भी एक, ये क्या बेटा आपका, ये आपका है
वैकेंट 2p। और किसके पास है बेटा? बोरॉन के पास। किसके पास है? बोरॉन के पास। और फ्लोरीन के पास क्या है बेटा? फ्लोरीन के पास आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में होते हैं। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में होते हैं। किसमें होते हैं? 2p में। 2p और 2s होता है इसका वैलेंस शेल। 2s 2p हुआ, 2s 2 2p5। तो उसमें जो एक अनपेयर था उसने तो सिग्मा 1 फॉर्म कर दिया। अब इसके बाद 3 लोन पेयर है, एक s में और 2 लोन पेयर किसमें है? p में। तो जो p वाला लोन पेयर है और दिखा रहा है वो यहाँ और यहाँ घूमता रहता है। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पर बनाया था कि समझने के लिए। ये मत सोचिए यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर वह फिक्स नहीं है। ये बेटा आपका वैकेंट और ये वाला फुल फिल्ड p ऑर्बिटल। ये वैकेंट वाला 2p और 2p ऑर्बिटल, फील्ड वाला 2p क्या है? सेम एक्सिस में। और देखिए दोनों 2p है तो एनर्जी लेवल भी क्या है? सेम है। तो यह क्या करता है? इसका लोन पेयर जो है इधर क्या करता है? बैक बॉन्डिंग में यानी डीलोकलाइज होता है। क्या होता है? डीलोकलाइज होता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, अकेला यही नहीं, ये वाला फ्लोरीन नहीं, ये वाला फ्लोरीन भी, ये वाला फ्लोरीन भी क्या करता है भाई? कभी ये देगा कभी ये देगा, नहीं ओरल आ रहा है तो डीलोकलाइज होता है। क्या होता है? डीलोकलाइज होता है। तो जब इसके बाद बेटा पीछे इसको फ्लोरीन से इसको बैक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जा रही है तो इसकी क्या है? लोन पे एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे कम है। इसीलिए BF3 सबसे वीक लुईस एसिड है। जब हम आगे बात करें BCl3 में तो क्या फर्क है बेटा? बोरॉन का तो 2p वैकेंट है, लेकिन लोन पेयर किसमें है? क्लोरीन के लोन पेयर किसमें होता है? 3p में। और 2p और 3p में क्या है? एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? बोरॉन का 2p वैकेंट है, क्लोरीन का 3p में लोन पेयर है। तो दोनों में क्या होगा? एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा भाई, साइज अलग होता है। तो बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्या होती है? एज कंपेयर टू BF3 BCl3 में कम हो जाती है। जब बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम हो गई तो लोन पेयर लेने की इच्छा क्या हो गई? ज्यादा हो गई। उसको बेटा अपना ऑक्टेट तो पूरा करना है। PBr3 में क्या होता है? डिफरेंस और बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर बोरॉन में 2p वैकेंट है और ब्रोमीन में 4p में लोन पेयर है। तो बैक बॉन्डिंग लगभग निग्लिजिबल होती है। तो जब बैक बॉन्डिंग कम होगी या निग्लिजिबल होगी तो क्या होगा? लोन पेयर लेने की इच्छा क्या होगी? ज्यादा होगी। इसीलिए PBr3 इन दोनों से ज्यादा एसिडिक है। Bi3 में क्या होता है? बोरॉन में 2p वैकेंट है और आयोडीन में 5p में लोन पेयर है। एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, साइज डिफरेंस भी ज्यादा है और एनर्जी डिफरेंस भी ज्यादा है। तो बैक बॉन्डिंग होती ही नहीं है, इसलिए इसकी लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा। इसके मतलब Bi3 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है किसमें? इन चारों में। बात क्लियर हो बेटा? तो जब बैक बॉन्डिंग हुई BF3 में तो इसने BF3 की बहुत सी प्रॉपर्टी में चेंज भी लाया है। क्या चेंज लाया? क्या समझिए? ये है BF bond have partial double bond character। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बड़ा सिंगल बॉन्ड तो ही है, लेकिन बैक बॉन्डिंग से क्या हो गया? इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड बने। क्यों बोला बेटा? क्योंकि ये परमानेंट नहीं रहता है, डिलोकलाइज होता है। कभी ये वाला फ्लोरीन देगा बैक बॉन्डिंग, कभी ये वाला फ्लोरीन करेगा, कभी ये वाला फ्लोरीन करेगा। उससे फर्क क्या पड़ा? बॉन्ड ऑर्डर का भी। बॉन्ड ऑर्डर इन BF3 is 1.33 और क्या होता है? BF bond length is shorter, सीधी बात है। जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में होगा तो भाई होना चाहिए सिंगल बॉन्ड, लेकिन डीलोकलाइजेशन से क्या हो गया? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया। तो इसके मतलब क्या हो गया बेटा? आपका जो बॉन्ड लेंथ हो गई क्या हो गई? कम हो गई। ठीक, और 3 पॉइंट हो गए। BF bond is strong than expected।
ये चीज बेटा सब ये चारों चार प्रॉपर्टी रिलेटेड है उसके किससे, बैक बॉन्डिंग फीचर से। कि बैक बॉन्डिंग हुई इसीलिए इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड जनरेट होगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग हुई इसलिए क्या हुआ, इसका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल में हो गया 1.33 हो गया। क्योंकि बैक बॉन्डिंग हुई तो बॉन्ड लेंथ क्या हुई, कम हुई, जब बॉन्ड लेंथ कम हुई तो बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। कॉपी करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हैं। ये ऑर्डर बैक बॉन्डिंग कैसे होती है और क्या इफेक्ट डालती है, हर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बात करें। हो गया बेटा, कॉपी कर लिया आपने। अब देखिए बेटा, बोरॉन फैमिली की बात करें तो बोरॉन के जस्ट नीचे कौन होता है, एल्यूमिनियम। कौन होता है बेटा, एल्यूमिनियम। उसके हैलाइट्स पर भी क्वेश्चंस आते हैं, अब हम उसकी थोड़ा चर्चा करेंगे। हम यहाँ बेटा वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत डिटेल में चीजें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपने बहुत डिटेल में कई बार पढ़ रखा है। तो यहाँ पर हम आपको सारे वही पॉइंट्स बार बार आपको रिवाइज करा रहे हैं जिस पर क्वेश्चंस आते हैं और जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। डिटेल्स में पढ़ने के लिए आपके पास बुक्स हैं और आप उसमें डिटेल उसमें जब आपको समय मिले तो उसे पढ़ते रहें। बात करते हैं पहले, समझिए पहला मुद्दा ये है AlCl3 की बात करें। बैक बॉन्डिंग डज नॉट, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होती। तो बैक बॉन्डिंग नहीं होती, क्यों, ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ 3p। इसमें एल्यूमिनियम में कौन सा पैकेट है, 3p है, साइज बड़ा होता है तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती। साथ ही याद रखना है बेटा आपको, यह लुईस एसिड होता है, आपको पता ही है। इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, ट्राई कोनल प्लेनर शेप। लुईस एसिड इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो है ही है, तो आपको पता ही हो गया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और अगला पॉइंट है एग्जिस्ट एज डाइमर, एग्जिस्ट एज डाइमर। तो इसके डाइमर का स्ट्रक्चर देखिए, Al Cl 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 Al Cl Cl और Cl। बहुत ध्यान से देखिए, डायमंड मतलब बेटा AlCl3 के दो एटम आपस में जुड़ते हैं, किससे जुड़ते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। देखिए इस Al को देखिए बेटा, एक क्लोरीन ये, क्लोरीन ये, क्लोरीन ये। इस क्लोरीन के पास क्या था, लोन पेयर है, क्योंकि भाई 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, एक तो शेयरिंग में ले लिया, तो इसके बाद अभी भी 3 लोन पेयर होते हैं, उसने क्या किया, एक से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर दिया। अब देखिए इस वाले में कोई था 2 ये, तीसरा ये, यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड जुड़ा है, उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर दिया। अब इससे क्या फर्क क्या पड़ा कि Al जो आपका था AlCl3 जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, वो डाइमर फॉर्मेशन के बाद क्या हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो अब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, इसका हो गया sp3, इस वाले का भी क्या हो गया sp3, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है Al2Cl6। ओके, इसमें होता है ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, Al2Cl6 में ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब बड़ा इसमें आपको दूसरी बात करते हैं, अगले एल्यूमिनियम के हैलाइड की AlF3 पूछा जाए आपसे, AlF3 क्या कंडीशन है, तो पहले समझिए। सबसे मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो यह कि इट इज एन आयनिक कंपाउंड। यदि आपको जहन में यह बात है तो बाकी सारे मुद्दे क्लियर हो गए, क्योंकि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वह कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं होते हैं।
वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं होते। ओके, इसे ध्यान रखिए। तो ये बेटा एग्जिस्ट करता है, वो कैसे, ये आपका होता है Al+3 माइनस, बेटा कि Al+3 मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स ने कंप्लीटली लॉस कर दिया, तो नियानो कॉन्फिगरेशन मिल गया, ऑक्टेट पूरा है। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होता है, एक नेगेटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन मिले, क्योंकि Al ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो तीनों फ्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसे आपको ध्यान रखनी है। तो क्या है, AlF3 आयनिक कंपाउंड है, इसमें क्या होता है बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। ओके, ये चीज आप ध्यान रखिए। अब आता है बेटा अगला मुद्दा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपका है बोरॉन हाइड्राइड। बोरॉन हाइड्राइड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड ये भी है, इस पर भी बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपको वही डिस्कस करना पड़ेगा, इसमें से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। अब देखिए बेटा, बोरॉन हाइड्राइड की बात करें तो BH3 और B2H6, ये क्या, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है बोरेन, इसको बोलते हैं बोरेन, और ये आपका है डाइबोरेन, बोरेन और डाइबोरेन। तो समझिए, बोरेन बेटा आपका होता है मोनोमर, क्या होता है, मोनोमर, ध्यान रखिए बेटा, मोनोमर, बोरेन क्या है आपका, मोनोमर, और ये आपका है डाइमर। दो बोरेन जो क्या बनाता है, डाइबोरेन, नाम से क्लियर है, बोरेन और डाइबोरेन। ये होता है अनस्टेबल, क्या होता है आपका, अनस्टेबल, लेकिन डाइबोरेन आपका स्टेबल होता है, ये ध्यान रखना आपको, ये होता है स्टेबल, क्यों, ड्यू टू बनाना बॉन्ड, ये भी पूछ लेता है कभी, क्यों स्टेबल होता है, ड्यू टू बनाना बॉन्ड। क्या होता है बनाना बॉन्ड, इसकी बात वही हम करेंगे, पहले इसको और सीख लें। साथ में ध्यान रखिए, अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यह है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और सबसे मजेदार बात यह है कि डाइबोरेन ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ये अभी क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, क्या है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, बोरेन भी और डाइबोरेन भी। ठीक है, तो इतनी बातें आप कॉपी करिए, फिर हम इसमें डाइबोरेन का आपको स्ट्रक्चर बनाकर सिखाएंगे, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेटा कॉपी कर लीजिए, इधर आपने कॉपी कर लिया, इधर हो गया कॉपी। चलिए हम लोग डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आपको चीज अच्छे समझ में आएगी। कि कैसे डाइबोरेन स्टेबल है, ऐसा क्या हो रहा है इस वजह से डाइबोरेन स्टेबल है और बोरेन स्टेबल नहीं है, जबकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और बनाना बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है बेटा वो ये कि आपको डाइबोरेन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। डाइबोरेन बेटा बताएगा आपको, 2 बोरॉन एटम है, बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर यदि आपको समझ में आ गया, इसका स्ट्रक्चर आपको यदि याद रहा, तो डाइबोरेन पर पूछे जाने वाला कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका डाइबोरेन स्ट्रक्चर है, पहले ध्यान समझिए। बड़ा ये जो 2 हाइड्रोजन है इनको बोलते हैं, हमने यहाँ लिख दिया Hb, B फॉर ब्रिज, ठीक है, और जो बोरॉन के टर्मिनल लगे उनको कहते हैं Ht, ओके। तो आपका Hb का मतलब बेटा क्या है, ब्रिज हाइड्रोजन। क्यों ऐसा बेटा, क्योंकि 2 बोरॉन के बीच में वो ब्रिज फॉर्म करते हैं, इसलिए उसको ब्रिज हाइड्रोजन कहते हैं। और Ht का क्या है आपका, ये आपका है टर्मिनल हाइड्रोजन, क्या है आपका, टर्मिनल हाइड्रोजन। यहाँ तक बात क्लियर, ओके। ठीक, अब देखिए बेटा बहुत ध्यान समझिए,
आपको पता है बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो मालूम है। चलिए हम लोग हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिसेंबल कर रहे हैं डॉट से, बोरॉन वाले को एक्स से। बहुत ध्यान समझिएगा ताकि आप समझ सके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस बोरॉन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। बात पूरी हो गई भाई, बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये, और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये। इधर का बात पूरा हो गया। इधर आते हैं वही बात, अब बहुत ध्यान समझिएगा क्यों बोला गया कि डाइबोरेन आपका जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो देखिए बोरॉन के पास 2 2 4 2 6, इसके पास 6 ही तो इलेक्ट्रॉन है, इस वाले के पास भी 2 2 4 2 6। ऑक्टेट ना इसका पूरा है ना इसका पूरा है, हाइड्रोजन का डबलेट पूरा है इस वाले का, लेकिन इनका डबलेट भी मान लीजिए पूरा है, लेकिन इस बोरॉन जो आपका सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो जब ऑक्टेट पूरा नहीं है तो आपको पता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। लेकिन ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये बनाता है क्या, बनाना बॉन्ड। कैसे फॉर्म हुआ समझिए, ये जो बॉन्ड है बेटा इस बोरॉन और इस टर्मिनल हाइड्रोजन के बीच में, उसको बोलते हैं टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या, बहुत ध्यान समझिए बेटा, क्योंकि 2 सेंटर कौन हुए, H और B 2 सेंटर हुए भाई, बोरॉन और टर्मिनल हाइड्रोजन 2 सेंटर है, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा। ये वाला भी क्या है आपका, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत भाई, बोरॉन और टर्मिनल हाइड्रोजन 2 सेंटर हुए और इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब ध्यान दिए बेटा, ये जो आपका है, मैं किसी और पेन से बनाता हूँ ना, ब्लैक कलर का है जो आपका ये वाला है बेटा, देखिए ध्यान से, जो ये वाला आपका है बोरॉन ब्रिज हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच में बॉन्ड, डॉटेड से मैंने लिखा है। इसमें क्या है, 1 2 3 सेंटर है, ये बोरॉन हुआ, ये ब्रिज हाइड्रोजन हुआ, ये बोरॉन हुआ। सेंटर तो 3 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो इसको बोलते रहे हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कौन सा, बोरॉन और 2 बोरॉन और ब्रिज हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और इसी को बोलते हैं बनाना बॉन्ड। अब इधर देखिए थोड़ा, वही चीज यहां भी है। ये स्ट्रक्चर एक बार समझ में आ गया डाइबोरेन का, तो डाइबोरेन पे क्वेश्चन कोई पूछा जाए आप इजीली कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये आपका क्या फॉर्मूला है, देखिए ये आपका 3 सेंटर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी है 1 सेंटर 2 सेंटर 3 सेंटर, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। ये वाला आपका क्या होगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला आपका 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला आपका 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछे कितने ब्रिज हाइड्रोजन है आप बता देंगे, कितने टर्मिनल हाइड्रोजन है वो भी बता देंगे, कितने टाइप्स के बॉन्ड हैं तो भी बता देंगे। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप के बॉन्ड हैं, वो कितने कितने हैं तो भी आप बता देंगे। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 बॉन्ड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, और 1 2 बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो डाइबोरेन पे कोई भी क्वेश्चन है, यदि आपको यह स्ट्रक्चर याद है, आपके ब्रेन में है, तो आप क्वेश्चन उसका सॉल्व कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना होगा आपको, एक रिएक्शन में लिखवाया हूं, C2H6 की रिएक्शन यदि हम कराते हैं एक्सेस Cl2 से, बहुत ध्यान समझिएगा, तो बेटा आपको बनता है C2Cl6। ओके, लेकिन यदि आप B2H6 की रिएक्शन कराएंगे सेम एक्सेस, बहुत ध्यान समझिए बेटा, एक्सेस Cl2 से, तो क्या होगा बेटा, यह फॉर्म होगा B2H2Cl। ओके, तो देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपका टर्मिनल वाला हाइड्रोजन है वह तो सब्स्टिट्यूट हो गया क्लोरीन से, लेकिन जो ब्रिज वाला हाइड्रोजन 2 आपका है, जो ब्रिज हाइड्रोजन है वह क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट नहीं होते, यानी इसको ध्यान रखना है, ओनली टर्मिनल हाइड्रोजन आर
सब्स्टिट्यूटेड बाई, ओके। सिर्फ टर्मिनल हाइड्रोजन जो चारों हैं वह क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट होंगे, इसीलिए Cl4। लेकिन जो ब्रिज हाइड्रोजन दो आपके हैं वह ब्रेक नहीं होते, मतलब सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि ये बेटा क्या है, दोनों बोरॉन के बीच में ब्रिज की तरह जुड़े हुए हैं, तो यह टूटकर नहीं जाते। ओके, कॉपी कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, खूब क्वेश्चन पूछे आते हैं डाइकोडोन पर। आपको यदि चीज़ें ध्यान रहेंगी तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। वह कॉपी हो गया आपका, उसे भी कॉपी करिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कितने टाइप्स के केमिकल बॉन्ड होते हैं, और धीरे धीरे करके हम लोग की टाइप के केमिकल बॉन्ड्स सीखेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स की बात करेंगे। कॉपी कर लिया बेटा? हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स की। आराम से सीखिए, हर चीज को पूरा सीखिए, ये आपको ध्यान रखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारा ये पूरा प्रयास है कि जो भी चीज़ें आप सीखें अच्छे से सीखें, फिर जल्दी जल्दी करके फिर क्या होगा, आप चीज़ें सीख नहीं पाएंगे। इसलिए हर चीज़ को सीखें। हमारे पास समय पर्याप्त है, पूरा लेक्चर प्लान हमने आपको दे रखा है, हमारे चैनल पर अपलोड है। उसी लेक्चर प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग प्रयास कर रहे हैं चीज़ें सीखने का, कि आपको चीज़ें समझ में भी आए और टाइमली आपका सिलेबस भी पूरा हो। हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स। तो यदि हम बॉन्ड्स की बात करें तो उसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है दो पार्ट में। केमिकल बॉन्ड्स और नॉन केमिकल, होता है केमिकल बॉन्ड और नॉन केमिकल बॉन्ड। यह बेटा आपका होता है इंटर एटॉमिक बॉन्ड, यानी बिटवीन एटम्स, बिटवीन आयंस लगता है। और ये क्या होता है बेटा आपका नॉन केमिकल बॉन्ड है इंटर मॉलिक्यूलर, यह बिटवीन मॉलिक्यूल्स लगता है और यह बिटवीन एटम्स लगता है। केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स और नॉन केमिकल बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स लगता है, यानी यह इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड है। इसमें बड़ा ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन लॉस हो, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन हो, या इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग में पार्टिसिपेट करें। लेकिन केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और नॉन केमिकल बॉन्ड में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्टिसिपेट। ये चीजें हो गई मेन जो ब्रॉड डिफरेंस है दोनों में, यह इंटरएटॉमिक बॉन्ड है, यह इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है। इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, इस वाले बॉन्ड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब फिर केमिकल बॉन्ड की बात करें, उसे फर्दर क्लासिफाई किया गया है आयनिक बॉन्ड, फिर बेटा कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
मेटालिक बॉन्ड। यानी जो आपका केमिकल बॉन्ड है उसे बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसमें किसमें बेटा? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम लोग ये करके डिस्कस करेंगे इसको। और नॉन केमिकल बॉन्ड या इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड को डिवाइड किया गया है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा आपका जो क्लासिफिकेशन है वह है वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। कौन कौन सा बेटा? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा पार्ट कौन सा है बेटा? दूसरा पार्ट है इंट्रामॉलिक्यूलर। दूसरा पार्ट है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के 2 क्लासिफिकेशन कौन कौन से बेटे? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर मॉलिक्यूलर क्या होता है? जो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा तो वह इंटर मॉलिक्यूलर। और इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब उसी मॉलिक्यूल में ऐसी कंडीशन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो वह कहलाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर। इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा, आगे चैप्टर बढ़ेगा। अभी हम जस्ट क्लासिफाई कर रहे हैं। वंडर वॉल की बात करें बेटा तो वह क्लासिफाई होता है 3 पार्ट में। पहला डाइपोल इंट्रैक्शन। क्या बेटा? डाइपोल इंट्रैक्शन। दूसरा क्या बेटा आपका? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। और थर्ड आपका है लंडन फोर्स, और तो बोलते हैं डिस्पर्शन फोर्स। लंडन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स। तो यानी जो आपका बॉन्ड है उसे फिर से हम आपको दोबारा रिकॉल कर दें। ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है केमिकल बॉन्ड्स और नॉन केमिकल बॉन्ड में। केमिकल बॉन्ड क्या होता है बेटा? वह इंटर एटॉमिक बॉन्ड है, यानी बिटवीन एटम्स या बिटवीन आयंस लगता है। इसमें इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। और जो आपका नॉन केमिकल बॉन्ड है उसमें क्या है? वह इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, यानी बिटवीन मॉलिक्यूल्स लगता है और इसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है। यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो केमिकल बॉन्ड को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है आयनिक बॉन्ड, यानी ये बॉन्ड किसमें लगेगा? बिटवीन आयंस, कैटायन आयन के बीच में। कोवेलेंट बॉन्ड ये किसमें लगता है बेटा? म्यूचुअल शेयरिंग से इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यह एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें एक एटम आपका लोन पे डोनेट करता है और दूसरा लोन पे एक्सेप्ट करता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। मेटालिक बॉन्ड बिटवीन मेटल्स लगता है, मेटल्स के बीच मेटालिक बॉन्ड लगता है। और आपका जो नॉन केमिकल बॉन्ड उसे क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप में, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी तरह वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्लासिफाई किया गया है डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन और लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स में। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स है। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बेटा? आप मुझे जरूर मैसेज करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।